जय जोहार। कृषि दर्शन देखैया सब्बो किसान भाई मन ला योगेश अग्रवाल के राम राम। किसान भाई मन, आप मन जानता हो गौ पालन एक नाम ऐसे है जेकर लेकर के किसान भाई मन अपन रोजगार चला सकते, बहुत समृद्धि ला सकते। आज गौ पालन करके दूध बेच करके कई जन अपन जीविका चलाते हैं। आप मन जानता हो भगवान कृष्ण गौ सेवक के रूप में जन्म ले रही से सदियों काल से गौ पालन के कार्य चलत है। हमारे देश में नहीं, पूरा विश्व में गौ पालन के बहुत बड़ा महत्व होते और हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में गौ माता ला हमन माता मानथन, हमन ओला देवी मानथन। काबर कि 64,000 देवी देवताओं के वास गौ माता के शरीर में होते। एकरे सेती गौ माता हमर बर पूजनीय होते। पशुधन के सहारे धनी हुए पशुपालक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पशुओं की देखभाल और उनकी सुरक्षा किस तरह से की जानी चाहिए, क्योंकि अपने पशुधन की सुरक्षा एक तरह से अपने भविष्य की सुरक्षा समझी जानी चाहिए। अपने पशुधन को होने वाले और हो सकने वाली तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव करते हुए अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना हर पशुपालक का न सिर्फ कर्तव्य होता है अपितु अधिकार भी। इसके लिए दो बातों का होना अति आवश्यक है, एक तो जानकारी और दूसरी जागरूकता। गांव में कृषि और पशुपालन इस तरह से साथ साथ चला करते हैं जैसे कि कोई एक सिक्का अपने दोनों पहलू को साथ लेकर चला करे। खेती किसानी मुख्य व्यवसाय हुआ करती है और पशुपालन हर हमेशा एक महत्वपूर्ण सह व्यवसाय। हर सूरत में पालतू पशुओं का साथ किसानों के साथ हमेशा से ही बना रहा। शास्त्र सम्मत बातों को विज्ञान से जोड़कर आज पूरी दुनिया के सामने हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि देसी गाय की महत्ता को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। पूर्व में जो निर्णय हुए हैं सरकार से या कहे ये पॉलिसी में, तो उसमें जो भी उनको उचित संभावनाएं लगी उस पर काम किए थे, लेकिन अभी जैसे जो क्रॉस ब्रीड हुआ या जो विदेशी गाय के नुकसान हुए उसके कारण जो बीमारियां होने लगी, तो ये रिसर्च पे आया सारा चीज़ कि देसी गाय का दूध, जिसे आज का विज्ञान A to Z कहता है, ये हेल्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी उम्र कम है, उन पर बहुत जल्दी इनका प्रभाव दिखता है। जैसे कई सारे बच्चों को पाचन की समस्या होती है अगर दूध नहीं पिलाने से, लेकिन अगर आप कौन सी दूध पिला रहे हैं इस पर अगर अपन जाएंगे और डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम देसी गाय का दूध अगर जो सुपाच्य और पौष्टिक के साथ सारे मिनरल युक्त होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो क्रॉस ब्रीड और विदेशी गाय का दूध जिसे हम कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो 2007 में डेविल इन द मिल्क नामक पुस्तक आई थी, उसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया गया है। 20 साल के रिसर्च के बाद पुस्तक आई थी। और हम भारत के संदर्भ में कहें तो चूँकि भारत की सारी गाय देसी गाय थी, तो उसको फिर से उसको पुनर्स्थापित करने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। पहले हमारे देश में 64 ब्रीड हुआ करती थी। वर्तमान में जो भारत सरकार के राज्य पत्र में करीब 44 से 46 ब्रीड को प्रमाणित किया जा चुका है और बाकी ब्रीड के ऊपर कार्य चल रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि हम भारतीय परंपराओं के पोषक हुआ करते हैं और इस कदर हुआ करते हैं कि कभी कभी तो यह भी जानने की ज़रूरत नहीं समझते कि हम जिस भी पुरानी बातों को सहेजे हुए हैं वो आज संदर्भित है या नहीं। युवा और जवान सोच वाले छत्तीसगढ़ के कुछ किसानों और पशुपालकों ने अपने पशुधन को लेकर धनात्मक चिंता जताई है और इसी बात का सुपरिणाम है कि हम सभी आशान्वित भी हैं। हमारे अपने गोधन जिससे हम संस्कारों से जुड़े हैं, उनका सेहतमंद होना, तंदुरुस्त होना, अच्छी आयु वाला होना, दुधारू होना, पर्याप्त बलशाली होना और हमारे लिए सौभाग्यशाली होना काफ़ी मायने रखने वाली बात होती है। एक ही गाय में इच्छित तमाम चीज़ों का होना अब कोई चमत्कार नहीं है।
अगर हमें इस बात की जानकारी है कि पशुधन में नस्ल सुधार बड़े आराम से और सफलतापूर्वक की जा सकती है। अपने डेयरी या खलिहानों के पशुओं का नस्ल सुधार दरअसल अपना जीवन सुधार या फिर अपना भविष्य सुधार ही होता है। गाय हम भारतीयों के लिए सदा सदा से ही पूजनीय रही है। कहीं कहीं तो हम गौ पालन का काम गौ सेवा की तर्ज पर भी किया करते हैं। अगर ऐसी भावना को भी हम एक साथ लेकर गौ पालन करें तो भी विज्ञान सम्मत और आधुनिक पद्धति को अपनाया जा सकता है। पूर्व में जो हमारे ऋषि मुनि गौवंश पे इतना काम किए हैं, जो इतना शोध किए हैं, मैं तो आज के हिसाब से कहूँगा कि जो हमारे ऋषि थे वो संत नहीं हुआ करते थे, वो कोई तपस्या नहीं करते थे, वो गुरुकुल चलाते थे ऋषि मुनि लोग। तो वो राजा के बच्चों या क्षत्रिय या वैश्य उनको ट्रेनिंग देते थे कि कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है, कैसे शरीर को स्वस्थ रखना और कैसे अच्छा जीवन जीना है। तो उनके जो रिसर्च थे वो गाय पे आधारित थे। भगवान कृष्ण के ज़माने से मतलब सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, मैंने तो बहुत पुस्तकें पढ़ी है। तो उसमें एक पुस्तक है युगंधर, जिसको 36 साल के रिसर्च के बाद वो पुस्तक लिखी गई है। लगभग 986 पेज की पुस्तक है। उसमें भगवान कृष्ण गाय के प्रेम को दिखाया है। तो मैं सोचा कि ये सब जब उस प्रकृति के जो धारक तत्व हैं भगवान ने जिसको बनाया हुआ है, तो वो सारे गाय के पीछे ही क्यों जाते हैं, ऋषि मुनि हमारे उस पर काम क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने सारा रिसर्च कर रखा, गौमूत्र पे किया हुआ है, दूध पे किया हुआ है और गोबर पे काफ़ी काम किया हुआ है। और आज के विज्ञान को इस पे करने की ज़रूरत है। असल में होता क्या है कि कोई हम 10 साल से काम कर रहे हैं, अब आज कोई साइंटिस्ट बोलता है कि मैं गौमूत्र के फ़ायदे नहीं मानता या गोबर से ऐसा ठीक होता है या गोबर से फ़ायदे होते हैं, वो नहीं मानता। तो ठीक है, आपने उसमें रिसर्च या काम तो किया नहीं है, है ना। जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता को या उनके काम को आपको स्वीकार करना चाहिए। और आज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम इसी में लगे हुए हैं कि जो शास्त्र सम्मत बात है, मैं बार बार वही कहता हूँ कि उसको अपन जोड़ के, ऋषि मुनि को भी मैं वैज्ञानिक ही मानता था, क्योंकि उस समय ऐसे साइंस के लैब नहीं थे। तो उन्होंने भी जो भी शास्त्र में लिखी है, जो भी पुस्तकें हैं, दूध के ऊपर पुस्तक है, कश्यप ऋषि ने काम किया है ना, काफ़ी काम किया कश्यप ऋषि का। छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र विशेष में गो संवर्धन और नस्ल सुधार एक अभियान के रूप में हो पड़ा है। हमारे गांव, कस्बों और शहरों के वे गोपालक जो व्यावसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वे राजनांदगांव के इन नूतन विचारों वाले पशुपालक से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अगर आप पशुपालन का काम कृषि के साथ ही साथ करना चाह रहे हैं तो आप कुछ और भी ज़्यादा नफ़ा कमा सकने की स्थिति में हैं, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत कुछ बचा भी रहे होते हैं। क्योंकि गौओं के काम में आने वाली सामग्री आपके खेतों में यूं ही बिखरी पड़ी होती है, जो शायद यूं ही बेकार भी हो जाती है। अगर आपके पास अपने पशु न होते, दूसरा और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ आपके खलिहानों को एक नए जीवन देने का काम भी करेगा। देसी गाय और विदेशी गाय की तुलना अगर हम करें, देसी गाय मतलब जिसका मूल जेनेटिक भारतीय है, और विदेशी गाय जैसे अपना जर्सी गाय हो गई या हॉलिस्टियन फ्रीजियन बोलते हैं जैसे, तो इसमें दो मूल फ़र्क आते हैं। एक तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें मनुष्यों ने रिसर्च करके कैसे तत्व डाल दिए हैं पता नहीं, कि उसमें उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो चल नहीं पाते। उनके जो बच्चे वगैरह का इशू रहता है कि उनको 3 या 4 से ज़्यादा उनके बच्चे नहीं हो पाते। लेकिन देसी गाय में ये बातें लागू नहीं होती। देसी गाय का अगर खान पान और लालन पालन ठीक है तो 18 से 20 बच्चे, 21 बच्चे तक की गाय मैंने खुद देखी है। तो वो बराबर से आज के भारतीय माहौल के हिसाब से, मतलब जो हमारा पर्यावरण कहना चाहिए, जो मौसम है हमारे देश का या प्रदेश का, जहाँ जहाँ जैसा है, उस प्रदेश या उस देश के, मतलब हमारे देश के हिसाब से जो भारतीय गाय है वो अनुकूल है। विदेशी गाय चूँकि ठंडी प्रदेश से आती है तो उसको रहने के लिए मतलब मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक कूलर एसी लगाना पड़ता है, कई लोग तो कूलर एसी लगाते हैं। लेकिन जो देसी गाय वो गर्मी में रहती है, उसका बॉडी टेम्परेचर मनुष्य के टेम्परेचर के बराबर होता है, लगभग 37-38 डिग्री। तो देसी गाय हमारे इसमें वातावरण में के अनुकूल होती है, विदेशी गाय अनुकूल नहीं होती। फिर क्योंकि वो हेल्दी नहीं होती, उसका स्वास्थ्य मतलब शरीर उतना मजबूत नहीं होता कि वो चल फिर सके या बच्चे ज़्यादा पैदा कर सके।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, जैसे हमन अच्छा चारा गाय मन ला खिलाते हैं, गाय हमर माता है, हमन ला ओकर दवा पानी के भी ध्यान रखना पड़ी। हमन ला डॉक्टर से सलाह लेना पड़ी और समय समय पे डॉक्टर ला बुला करके गाय ला दिखाना चाहिए। काबर कि कौन सा टीका लगाना है, कौन सी दवाई देना है, ये तो डॉक्टर ही बताई। और ओकर इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर गाय मन के इलाज नहीं करहूँ तो गाय स्वस्थ नहीं रह पाई, हमन ला दूध भी नहीं दे पाई और बीमारी भी फैली। आजकल क्या है कि गाय मन तो बोल नहीं सकत है, वो मन ला कौन कौन सा बीमारी होती है डॉक्टर ही हमन ला बता पाई। एकरे सेती आप मन ला गाय के देखभाल अच्छे से करना चाहिए और टीका और दवा के ध्यान रखना चाहिए। हमारे राज्य की उपजाऊ भूमि में जहाँ हरियाली तो अप्रयास ही पैदा की जा सकती है, वहाँ हरी घास खाने वाले पशुओं की संख्या कम हो ये बात कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ती। पशुओं की संख्या को अगर हाशिए में रखकर हम सिर्फ उत्पादकता की ही बात करें तो तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद दुग्ध उत्पादन में हम बहुत पीछे हैं। ये तमाम दूरियां और फासले घट सकते हैं। हम भी दुग्ध उत्पादन के मामले में एक नाम चीन राज्य हो सकता है। बस अपने दिलो दिमाग में नए विचारों के लिए थोड़ी जगह बनाएं। इतना ही तो करना है कि किसी जानकार से सलाह लेनी है, इतना ही तो करना है कि उनके सलाह को मानना भी है। अगर गौमूत्र गोबर को मेन स्ट्रीम में लाएं, जैसे गोबर के कुछ कंडे बनते हैं, उपले बनते हैं, लकड़ी बनती, धूप बनती, खमरानी बनती, सब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसमें भी 50 रुपये किलो से लेके 500 रुपये 1000 रुपये किलो तक का बिकता है गोबर। और गौमूत्र भी हम लोग 500 रुपये लीटर बेचते हैं अर्क बना करके। उसका फिनाइल बनता है, गोनाइल बना लें अपन, और दवाइयों में भी काम आता है। आयुर्वेद में तो इस वक्त पूरा वर्णन है बहुत सारा डिटेल में। तो अगर हम टोटलिटी पे काम करें, इंटीग्रेटेड गौमूत्र, गोबर और दूध पे, तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा। और गाय का जो दूध का प्रोडक्शन है वो खान पान में ध्यान देने से पक्का सुधर जाए, मतलब होता ही सुधरता ही है। ऐसा सारे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। लगभग 29 राज्यों में और 22 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने टेस्ट करके लगभग 300-350 शहर में इसका प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को, और सारे लोग काम कर रहे हैं। देसी गाय का दूध अब मिनिमम 60-80 रुपये से लेकर 200-250-300 रुपये लीटर तक महानगरों में बिक रहा है। तो अगर इसको अपन एक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से जोड़कर काम करें
तो ज़रूर ये सक्सेस मॉडल रहेगा। निश्चित तौर पर पशुधन हमारे लिए धन धान्य बढ़ाने वाली साबित होती है। एक पशु से हम अपने लिए बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं, मगर एक मूक पशु को हमसे क्या क्या उम्मीदें हो सकती है, जानने जैसी बात है। पुरातन समय से चली आ रही हमारे गोपालकों की अज्ञानता का ही परिणाम है, जो जहाँ कहीं कमज़ोर और देसी नस्ल के गऊ और बैल देखने को मिल ही जाया करते हैं। प्रजनन को हमने हमेशा से ही दैवीय अनुकंपा ही समझा है। कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि उन बछड़ों का प्रजनन हो जो बेहतर नस्ल का हो। ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ हस्तक्षेप नहीं, बल्कि प्रकृति की हरितिमा बढ़ाने का एक जोरदार प्रयास है। जो भी देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, देश के किसान हो, युवा वर्ग हो, शिक्षित हो, महिलाएं हो, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी देसी गाय रखें, थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, या अपने छत्तीसगढ़ की कोसली है, तो सारी जो हर प्रदेश की अपनी अपनी गाय है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उसके दूध को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गाय के बैलेंस डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक थोड़ी सी हमारे यहाँ कहा जाता है कि देसी गाय कम दूध देती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 40-50 सालों में उनको बैलेंस डाइट नहीं मिला है। अगर उसमें प्रॉपर ध्यान दे तो देसी गाय ही, अभी तो भारत में 20 से 25 लीटर दूध देना शुरू कर चुकी है। मेरे ध्यान में ऐसी बहुत सारी गाय हैं जो 20-25 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। तो इस भ्रम में किसान भाई ना रहें कि जर्सी गाय का दूध ज़्यादा होता है। अगर देसी गाय का सही लालन पालन करें तो उसके दूध को हम क्वांटिटी उतना पा सकते हैं। पशुओं को लगने वाले रोग प्रतिरोधक टीका के बारे में जानकारी हर उस पशुपालक को होना चाहिए जो सचमुच से ये चाहता है कि उसके पशुओं पर हर हमेशा स्वस्थ रहें और हरदम ही लाभदायी स्थिति में बने रहें। ये सावधानी आपको डेयरी व्यवसाय में होने वाले कई तरह के प्रबल संभावी हानियों से बचाए भी रख सकता है। पशुपालन में सावधानियां और सतर्कता का बना रहना निहायत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारा मौलिक कर्तव्य ही होता है, बल्कि हमारी ये आर्थिक ज़रूरत भी होती है। मैं आज के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इस मिशन में सब जुड़े, पैशनेटेड होकर काम करें। हम अपने जनरेशन को क्या दे के जाना है। पिछले 40-50 साल में जो गलतियां उसकी हो चुकी है, पर्यावरण जो दूषित हो गया है या खान पान हमारा बिगड़ गया है, तो हम खेती और किसानी और अच्छी चीज़ों से दूर चले गए हैं, तो उसको फिर से वापस लाने के लिए स्वदेशी गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था पे अपने को जाना है। और वही एकमात्र कारण है जो हम अपने जनरेशन को बहुत अच्छी चीज़ दे के जाएंगे, उनके भविष्य के लिए और देश और पृथ्वी के भविष्य के लिए। सब इस काम में सबको आगे आना चाहिए। एक पशुपालक को पशु चिकित्सक या जानकार व्यक्ति से सलाह लेते ही रहना चाहिए। ये कृत कभी भी घाटे वाला नहीं होता। एक अनुभवी और जानकार व्यक्ति उस वक्त और भी लाजमी हो जाता है जब हम अपनी डेयरी या निवास के लिए दुधारू गोधन लेने जा रहे हों, क्योंकि इस समय के सावधानी का प्रभाव हमारे डेयरी और उसके वंशावली दोनों पर ही बराबर पड़ने वाला होता है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ऐसा ही गाय खरीदें जिसने अभी हाल ही में बछड़ा जना हो, या 2 या 3 व्यांत के पशु ही खरीदने चाहिए। जानकारों की तो सलाह ये भी होती है कि दुग्ध के लिए पशु खरीदने से पहले कम से कम 3 समय के दूध को निकाल कर देख लेना चाहिए। अपनी डेयरी में खरीदे गए नए पशुओं को लगभग 2 सप्ताह तक डेयरी के पुराने पशुओं से अलग रखना चाहिए। इसके बाद ही उसे दूसरे पशु के साथ मिलाना चाहिए। दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस विषय में कार्य करना चाहते हैं, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत है। उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, उनको सारा हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं। दूरदर्शन में तो सारी जानकारी है ही, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रत्यक्ष आना हो तो आप रायपुर में आइए, और हमारे मित्र समूह जो भी काम कर रहे हैं सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर और उनके यहाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और इस अभियान को हम सब मिलकर सफल बना सकते हैं। एक गाय सालों साल दूध देकर हमारी माली हालत को मजबूती देते ही रहती है।
एक गाय से उत्पन्न स्वस्थ बछड़ा हाथों हाथ मुँह मांगे दाम में ले जाया जाता है। दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने वाला डेयरी व्यवसाय पुण्य फलों का प्रतिसाद नहीं तो और क्या हो सकता है। लक्ष्मण
मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। तो किसान भाई बहनी मन, अब मोर जाए के बेरा हो गए है। बस मैं तो अपन जीवन ला गौ माता ला समर्पित कर दे हो। आप मन भी गौ माता की सेवा करो। और अगला अंक में मैं फिर से आप मन से मिलूं नया विषय के साथ। तो योगेश अग्रवाल ला दो विदा। जय जोहार, राम राम।